जो मीनिंग है आपका पेरेक्सियल रेज का, वो क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस को कंसीडर करना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के एडजेसेंट होती हैं, जस्ट पास। तो हमने अपनी जो भी आपकी ये आगे की क्लासेस में हम जो भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंट तरह के ऑप्टिकल सिस्टम्स लेके, तो वो सिर्फ और सिर्फ किन की हेल्प से हम बनाएंगे, पेरेक्सियल रेज की हेल्प से ही बनाएंगे, और इसको हम फिर पेरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कह रहे हैं। ठीक है। क्यों हम सिर्फ पेरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कह रहे हैं? अगर हम पूरा जितना हमारा अपर्चर होता है किसी भी सिस्टम का, जैसे कि ये हमने कल एक एग्जांपल लिया था, ऑप्टिकल सिस्टम था ये हमारा, जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलकर बना हुआ था। बीच में ये जो स्पेस है इन दो सरफेसेस के बीच में, ये आपकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है। लेंस कैसे बनेगा? अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देते ना, तो ये कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। इन दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब कि एंड पॉइंट्स पे जो थिकनेस है वो 0 कर दें, तो ये लेंस की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये अभी फिलहाल क्या कहला रहा है? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से बना हुआ एक ऑप्टिकल मीडियम कहला रहा है। ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आनी चाहिए, क्योंकि आगे आप क्या करने वाले हो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताओगे। जैसे दो तरह के आपके ऑपरेशंस होंगे, आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करोगे उसमें बेसिकली दो ही ऑपरेशन से मिलके आपकी फाइनल इमेज बनेगी। एक तो ट्रांसलेशन होगा और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। तो ये जो हमने एक पर्टिकुलर बनाया है आपका डायग्राम, रे डायग्राम, इसमें पी क्यू हमारी कोई इंसिडेंट रेडिएशन है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, और आर एस भी रिफ्लेक्टेड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये अमरजेंट है, जो हमें एंड में जो मिल रही है उसको हमने इसका नाम दे दिया कि आर एस आपकी कोई अमरजेंट रेडिएशन है। और कहीं जाके ये जो फाइनल आपका स्पेस है, जहाँ पे जो थर्ड मीडियम हम कह रहे हैं, यहाँ पे जाके आपकी कोई इमेज बनेगी। ठीक है। तो इस तरह का ही सिस्टम होगा, और उसको हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे ये हमारा पहला मीडियम था, फर्स्ट मीडियम, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। तो पी से लेके क्यू तक हमारी रेडिएशन ट्रेवल करके गई, इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ जाके उसने इस पे सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो पी से क्यू तक रेडिएशन ट्रांसलेट होकर गई। क्यू पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, 1 से 2 मीडियम में जा रही है रेडिएशन, तो क्यू पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और उसके बाद फिर से सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, क्यू से लेके आर तक। कोई आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, उसमें आपकी रेडिएशन ट्रेवल कर रही है। तो क्यू से लेके आर तक वो फिर से ट्रांसलेट होकर जा रही है, ट्रांसलेशन कहेंगे इसको। और एट आर, जहां पे उसने दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक किया, उसको कहेंगे कि यहाँ पे फिर से आर के ऊपर फिर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। और रिफ्रैक्शन के बाद आर से लेके एस तक वो फिर थर्ड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जिसका म्यू 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से ही आप अपने सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे। तो अब इसके बाद चीजों को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए, जो हमने कल किए थे। आपका ए माना था, क्यू माना था, आर माना था और बी माना था, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए। उस कोऑर्डिनेट में आप दो चीजें यूज करेंगे, एक तो कितनी हाइट पर है वो आपकी रेफरेंस लाइन से। ये एक्स एक्सिस हमने आपकी रेफरेंस लाइन ली है, जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी रेफरेंस लाइन है, या फिर ओरिजिन लाइन भी कह सकते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे? ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस है, इससे लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो हम नेगेटिव लेंगे, और ये जो लास्ट वाला सरफेस है, इससे राइट में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो हम कैसे लेंगे? हमारे नेगेटिव लेंगे। ठीक है। और इन बिटवीन जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो भी हमारे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि वो कहाँ पे हैं? इंसिडेंस की डायरेक्शन में। और इंसिडेंस की डायरेक्शन से पीछे के जो डिस्टेंसेस हैं वो हमने नेगेटिव लेने हैं। इन दोनों ही लाइंस का सेम मीनिंग है। ठीक है। लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव और राइट साइड वाले पॉजिटिव डिस्टेंसेस, और इसी तरह से ही अपवर्ड और बिलो आप लोगे। ऊपर अगर आपने डिस्टेंसेस लेने हैं उनको आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, और नीचे अगर डिस्टेंसेस लेने हैं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे किस तरह से हम? एक तो हाइट, और दूसरा हॉरिजेंटल के साथ वो पॉइंट जिसका आपने कोऑर्डिनेट लिखना है वो कितना एंगल बना रहा है। अब ये
अबाउ है हॉरिजेंटल से, इसीलिए ये आपकी डॉटेड लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की थी इस एक्स एक्स डैश के पैरेलल, और फिर एंगल देखा था। ठीक है, तो अब जैसे P से लेके Q तक लाइन क्या होकर जा रही है, ट्रांसलेट होकर जा रही है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो रहा है इस रेडिएशन के ऊपर। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी चीज को ही हम कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा कोई मैट्रिक्स जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ट्रांसलेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें हमने क्या लिया, आपका कोई भी जैसे आपने जो सिस्टम लिया था पीछे, वो उसी सिस्टम का एक पार्ट है ये, P से लेके Q तक जो आपकी रेडिएशन जा रही थी ना, हमने सिर्फ वही पोर्शन यहाँ पे कंसीडर किया है। तो कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल ऑप्टिकल सिस्टम है, और उस ऑप्टिकल सिस्टम में हमारा कोई एक सिंगल मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और उस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारी रेडिएशन P से लेके Q तक ट्रैवल करके जा रही है, और सेम मीडियम में जा रही है, इसका मतलब वो ट्रांसलेट होकर जा रही है P से लेके Q पॉइंट तक। ठीक है, तो कोई भी, ये हमने दो आपके पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं, ये कोई हमने रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है आपकी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अलोंग, हमने कोई रेफरेंस लाइन आपकी ड्रॉ कर ली। उस रेफरेंस लाइन से एक तो हम क्या देखेंगे, उसकी हाइट कितनी है उस पॉइंट की, तो P है, इसके लिए मान लेते हैं कि ये x1 पॉइंट है और ये कोई x2 पॉइंट है एक्सिस के ऊपर। x1 और x2 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको हमने यूज भी नहीं करना है। हमने x की जगह पे क्या चीज यूज करनी होती है, एंगल कितना बना रही है हमारी रेडिएशन x एक्सिस के साथ। वो एंगल आपने एक लिख लिया α1 की फॉर्म में, और दूसरा एंगल Q का जो एंगल है उसको आपने α2 लिख लिया। ठीक, तो और दूसरी हाइट्स लिख ली दोनों, ये y1 लिख लिया और ये y2 लिख लिया। अब सीधे सीधे एंगल की बजाय, बताया था मैंने कि एंगल लेने की बजाय हम क्या लेते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, लैम्डा की फॉर्म में वो कोऑर्डिनेट लेते हैं, और वो क्या होता है आपका ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन हम लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, म्यू कॉस 90 माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा वो रेडिएशन या वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, या ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो एंगल होता है। और फिर उसी को ही आपने म्यू साइन अल्फा लिखा था। और पेरेक्सियल रेज के लिए, क्योंकि ये जो अल्फा एंगल होता है ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमने साइन अल्फा को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया था। और सेम मीडियम में आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, इसलिए आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू रख रहे हो। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको μ1 भी रख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने मान लिया कि म्यू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो इस पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू α1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, म्यू इंटू α2 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि रेडिएशन सेम मीडियम में ट्रांसलेट होकर जा रही है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है P और Q, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस देखो आपकी पैरेलल लाइंस है, और ये फिर क्या हो जाएंगे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो बिकॉज इट इज रेज ट्रेवलिंग इन होमोजेनियस मीडियम, तो α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं हम। ठीक है, तो जहां जरूरत होगी वहां पे हम इसको अल्फा पुट कर देंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनानी है, दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और उन इक्वेशंस को फिर, जैसे आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, एक y एक्सिस का कोऑर्डिनेट और दूसरा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो x और y कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप दो लीनियर इक्वेशन बनाओगे, और उन लीनियर इक्वेशंस को फिर किसकी फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में फिर हम उनको लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनको डिफरेंट डिफरेंट ही लेना है। आपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए P और Q के, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर y1 म्यू इंटू α1 एंड y2 म्यू इंटू α2, P और Q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब इस डायग्राम की हेल्प से ये जो लार्जर डिस्टेंस है y2, इस y2 डिस्टेंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो, जिसमें एक तो आपका y1 ही हो जाएगा, और दूसरा ये डिस्टेंस बचेगा Q से लेके n तक का डिस्टेंस। तो हमने y2 को कैसे लिख लिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लिया कि y2 कैन बी रिटन एज y1 प्लस Qn।
ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है ना, इसलिए हम इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे जो हमें डायग्रामेटिकली दिखाई दे रहा है उसकी हेल्प से। ठीक, तो हमने y2 को लिख लिया y1 प्लस qn, इस फॉर्म में लिख लिया। अब qn की वैल्यू हमें चाहिएगी। अब उस qn की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक तो हम क्या चीज यूज करेंगे कि हॉरिजेंटल पे हमारे दोनों पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे हैं, एक तो हम उसमें ये चीज यूज करेंगे। तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि भाई ये जो P और Q पॉइंट है, जिनको आपने x1 और x2 लिखा था, हॉरिजेंटल पे तो P की पोजीशन x1 है और Q की पोजीशन x2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं कि कैपिटल D है। आप कैपिटल डी की जगह पे भी कुछ भी ले सकते हो। आगे जैसे मान लो इसमें थिकनेस आएगी तो आप टी भी लोगे इसकी जगह, तो आप कोई भी यहाँ पे पैरामीटर ले सकते थे। तो इसको हमने ले लिया कि हॉरिजेंटल पे ये दोनों डी डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो हम इस डी डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर पाएंगे अपने डायग्राम्स में, इसलिए हम इस डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो हमने इस डी डिस्टेंस को यूज करना है और इस एंगल को यूज करना है जो कि हॉरिजेंटल के साथ ये पी पॉइंट बना रहा है। ठीक है, और इन दोनों को यूज करके आपने किसकी वैल्यू लिख लेनी है? क्यू एन की वैल्यू लिख लेनी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपकी पी क्यू एन, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्यू एन उस पे परपेंडिकुलर है और पी एन बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से आपका कौन सा एंगल आप लिखते हो? टेंजेंट या कोटेंजेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्योंकि क्यू एन परपेंडिकुलर को ऊपर लिया है और बेस को नीचे लिया है, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू लिख लो, और उसके बाद में क्यू एन कैन बी रिटर्न एज पी एन टेंजेंट अल्फा 1। पी एन क्या है? आपका डिस्टेंस डी के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम कैपिटल डी यूज कर लेंगे। तो डी इंटू टेंजेंट अल्फा 1। ठीक है, अब आपने एंगल को एंगल की फॉर्म में ले लेना है। टेंजेंट अल्फा, जैसे साइन अल्फा को हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया था, किस वजह से? क्योंकि हमने पैरेक्सियल रेज मानी है और पैरेक्सियल रेज वेरी स्मॉल एंगल बनाती हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो हम टेंजेंट अल्फा को भी अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम टेंजेंट अल्फा 1 को अल्फा 1 से रिप्लेस कर देंगे एंड क्यू एन विल बी इक्वल टू डी इंटू अल्फा 1। ठीक है भाई, तो सिंपली ये जो आपने लिखा था क्यू एन, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? डी अल्फा 1 लिख दोगे। तो आपकी जो इक्वेशन थी y2 की, वो क्या बन जाएगी फिर? y2 कैन बी रिटर्न एज y1 प्लस डी अल्फा 1। तो एक इक्वेशन तो आपने ये यूज करनी है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी, अभी ये तो आपने y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख दी है, दूसरी किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? लैम्डा की फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो आपके लैम्डा 1 कोऑर्डिनेट है p1 p का, वो लिख लो आप, और लैम्डा 2 लिख लो। ठीक है, अब इनको डिफरेंट डिफरेंट आपने सिर्फ इसी वजह से लिखा था ताकि आप दो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में चीजों को लिख सको। ठीक है, तो आपने p का x वाला कोऑर्डिनेट लिख लिया लैम्डा 1 म्यू इंटू अल्फा 1, और q का भी लिख लिया म्यू इंटू अल्फा 2। लेकिन हमें पता है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर हैं एंगल, तो अल्फा 1 को अल्फा 2 के बराबर लिख दिया हमने, और म्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी कैन राइट म्यू इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा 2। इसका क्या मतलब है? कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है भाई, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों इक्वल हैं, तो दूसरी आप ये चीज यूज करोगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी पहली वाली इक्वेशन थी y2 इज इक्वल टू y1 इंटू डी इंटू अल्फा 1, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम सीधे सीधे अल्फा की फॉर्म में नहीं लेते। हमने पढ़ा पीछे कि हम सीधे सीधे अल्फा की फॉर्म में लेने की बजाय इसे लैम्डा की फॉर्म में लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी हमारी टर्म है, इसमें इसको भी लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और म्यू से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो d बाई म्यू, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, d की जगह पे d बाई म्यू आ जाएगा। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का जिसमें लाइट ट्रांसलेट होकर जा रही होगी, और म्यू इंटू अल्फा 1 क्या हो जाएगा? अब लैम्डा 1 हो जाएगा। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई जिसे आप यूज करेंगे। तो y2 कैन बी रिटर्न एज y1 प्लस d बाई म्यू इंटू लैम्डा 1। ठीक, और जो दूसरी इक्वेशन थी, अब देखिए इसमें ये तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है p और ये फाइनल कोऑर्डिनेट है। तो फाइनल को पहले लिखेंगे और इनिशियल को बाद में लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, y2 पहले लिखा हुआ है, y1 बाद में लिखा हुआ है, तो आपने पहले लैम्डा 2 को लिखना है, उसके बाद में लैम्डा 1 को लिखना है।
ठीक है, अब इसको इससे थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, इसमें लैम्डा 1 की टर्म तो आ गई इस इक्वेशन में, y1 की कोई टर्म नहीं है, तो हम y1 को इसमें ऐड कर सकते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमने इंटेंशनली क्या किया, लैम्डा 1 तो लिख लिया। अब देखो इसमें लैम्डा 1 पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप वैल्यूज निकालोगे या फिर सिंपल कोऑर्डिनेट लिखते हो तो उसमें x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हो और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हो। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा है और फिर उसके बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखा है। इनिशियल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना लैम्डा 1 और y1, ये आपके राइट हैंड साइड में अपीयर हो रहे हैं, और जो फाइनल पॉइंट है आपका q, उसके जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर हो रहे हैं। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आप लिखने वाले हो, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इसी वजह से आपने इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। लैम्डा 2 को हमने लिख दिया लैम्डा 1, क्योंकि ये 1 है तो इसको यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें क्या लिखना है, इनके जो भी कंपोनेंट होंगे जिनसे इनको मल्टीप्लाई कर रखा है वो लिखना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको 1 लिख दिया। और y1 का था नहीं यहाँ पे कंपोनेंट तो उसको 0 लिख दिया। ठीक, और दूसरी इक्वेशन को भी लिख लिया। अब इसे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट थे इसलिए इसको पहले लिखा है, और y2 वाली को बाद में लिखा है। अगर आप इसे ऊपर लिखोगे और उसे नीचे लिखोगे तो फिर आपकी इक्वेशन उल्टी बन जाएंगी, पहले y के कोऑर्डिनेट आएंगे और फिर x के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, लेकिन हम सीधे सीधे कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, जो आप नॉर्मली लिखते आए हो जब से आपने सीखी है इक्वेशंस लिखनी, तो आप उसी तरह से ही इनको लिखोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले लैम्डा 2 की इक्वेशन लिख ली और फिर y2 की इक्वेशन लिख ली। y2 में भी इसके लैम्डा 1 के नीचे लैम्डा 1 लिखना है, y1 के नीचे y1 लिखना है सिमेट्रिकली। ठीक है भाई, अब ये जो दो सॉरी ये जो दो इक्वेशन है हमारी, ये दो आपकी कोई लीनियर इक्वेशंस है, और इन लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिखा था हमने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के जो कोऑर्डिनेट थे उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया था, ऊपर लैम्डा 2 लिख दिया, नीचे y2 लिख दिया, तो ये 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स बन गई हमारी। उसके बाद में जो हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट है, देखिए दो कोऑर्डिनेट ही है हमारे, एक लैम्डा 1 है और एक y1 है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, लैम्डा 1 और y1 होंगे, और बीच में हम क्या लिखते हैं, जो जो इनके साथ मल्टीप्लाई होके आए हुए होते हैं वो चीज हमने लिखनी होती है। तो पहली जो इक्वेशन है इसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखोगे 1 और 0, और फिर क्या लिख दोगे, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स d बाई म्यू, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1। आप इन मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशंस ही आएंगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी लिखनी आती है तो प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको कन्वर्ट करके देख लो बेटा, एक बार लिख के देखोगे तो फिर पता चल जाएगा, और वैसे भी बिल्कुल सिंपल है। सिमेट्रिकली लिखने के बाद बिल्कुल एज सच जो जो आपके कोऑर्डिनेट्स है उनको 1 बाय 1 लिख के चले जाओ। इससे ज्यादा होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट भी होता तो यहाँ पे एक तीसरी इक्वेशन भी आपके पास होती। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट आपका तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाता और एक और यहाँ पे रो और ऐड हो जाती। ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका इसी तरीके की ही इक्वेशन बनेगी, और 3 कॉलम्स या रो वाली नहीं बनेगी। ठीक है भाई, क्योंकि आपने दो ही कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में चीजें लिखी हैं, एक y कोऑर्डिनेट और दूसरा x कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स लैम्डा 2 y2 और इनिशियल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमने लिख दी, और बीच में जो भी चीज है, बीच में ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रही है आपको, ये मैट्रिक्स आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि रेडिएशन हमारी क्या होकर गई थी, ट्रांसलेट होकर गई थी P से लेके Q तक। तो वो जो ऑपरेशन है ट्रांसलेशन ऑपरेशन, उसको हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या चीज अपीयर हो रही है आपकी, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, 1 0 1 ये है, और यहाँ जो आपकी टर्म है इसमें एक तो डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल पे वो दोनों पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हैं और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उससे आपने उसको डिवाइड कर दिया है। एयर में अगर ट्रैवल कर रही होंगी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वहां पे आप सिंपल क्या लिखोगे, उसका सेपरेशन नहीं लिखोगे कि हॉरिजेंटल पे वो कितनी दूर है। ठीक है, वो जो एंगल बनाती हुई जा रही थी, हमने उस डिस्टेंस की बात नहीं करनी P से लेके Q, हमें हॉरिजेंटल जो हमारा रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख लेना है। ठीक है,
एंड इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2x1 की तो जो आपकी इनिशियल और फाइनल मैट्रिसेस थी वो हैं जिसके कोऑर्डिनेट λ1 और y1 है, और 2x2 ऑर्डर की ये जो मैट्रिक्स बनी है आपकी, ये कहलाती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और कैपिटल टी से आप इसको डिनोट करते हो, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, आपका 1 के बराबर आएगा। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डी बाई म्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1। ठीक, और λ2y2 को हम आउटपुट मैट्रिक्स कहते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर होगी, और इसको क्या कहते हैं, इनपुट मैट्रिक्स कहते हैं। और बीच में क्या है आपके पास, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो इस तरह से इसे लिखोगे कि आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑपरेशन, ट्रांसलेशन ऑपरेशन के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और उसके बाद में इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन रीड करेंगे और उसके लिए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इज इट क्लियर, आ गई समझ में आपको?